Now, Kirchhoff's law of thermal radiation. नोट करना है इसका स्टेटमेंट. At given temperature, every object at given temperature, for every object, ratio of emissive power and absorptive power is equal to emissive power of black body is equal to emissive power of black body at that temperature. Emissive power of black body at that temperature. तो हर एक के लिए E और A का रेशियो सेम. किसी गिवन टेम्परेचर पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सभी के लिए इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. तो इसका सीधा सा मतलब है जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है उसकी इमिसिव पावर भी ज्यादा होगी. दैट मीन्स अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर. A good absorber is a good emitter. Say एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.9 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.1. दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. मान लो ये ऑब्जेक्ट बाहर से 100 जूल एनर्जी रिसीव करता है, तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? 90 जूल. और थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इतना का इतना ही इमिट भी कर देगा. सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करूं, मान लो ये भी 100 जूल रिसीव कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कितना करेगा? ओनली 10 जूल. बाकी रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रांसमिट हो गया. थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इमिट भी कितना करेगा? 10 जूल. सो गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर, बैड एब्जॉर्बर बैड इमिटर. समझ रहे ना चीज? एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी तो इमिसिव पावर भी ज्यादा होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की जो बॉडी होती वो रेडिएशन की गुड एब्जॉर्बर होती. ठीक है. इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करते हैं क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है. ठीक है. सर्दियों में पहनेंगे डार्क कलर के कपड़े तो उससे क्या होगा कि ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा. तो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा रेडिएशन वो इमिट भी करेंगे. रिमेंबर दिस थिंग. एक एग्जांपल लेते हैं किरचॉफ्स लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. हम दो मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं. एक मेटालिक स्फीयर जो है स्मूथ है और शाइनिंग है. ठीक. और जो दूसरा स्फीयर है ये रफ और डल. ठीक है. इसको हमने ब्लैक पेंट कर दिया और इस तरह से पेंट किया सो दैट हाई टेम्परेचर पे वो ब्लैक जो कोटिंग है वो मेंटेन रहे. तो सीधी सी बात है एट नॉर्मल टेम्परेचर ये हमको शाइन करता हुआ नजर आ रहा है और ये डल दिख रहा है. अगर हम दोनों को फर्नेस में रख दें और काफी हाई टेम्परेचर तक गर्म करें, एट वेरी हाई टेम्परेचर दिस सेकेंड स्फीयर ग्लोज ब्राइटर देन द फर्स्ट. हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? ज्यादा रेडिएशन मिलेगा, तो ये ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और ये कम एब्जॉर्ब करेगा. गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर,
तो लार्ज अमाउंट में इमिट भी करेगा, तो दोनों ग्लो करेंगे, बट इसका ग्लो जो है वो ज्यादा ब्राइट होगा क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर, ठीक है। तो गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर, ये प्रूव करते हैं। सन भी अभी गुड इमिटर है, ज्यादा ब्राइट दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर भी है। इसलिए अगर सन का टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर कम होने लगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर वो आ जाता है तो हमें वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, वो डल दिखाई देगा, कि जो ब्राइटनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ इमिशन, ठीक। वी मूव टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने थर्मल रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया, ठीक है। So there is a black body whose surface area is A and whose surface temperature is T Kelvin. Remember, we are concerned only with surface characteristics. It is surface which decides radiation. So surface area and surface temperature in Kelvin, right? They observed that rate of emission, मतलब 1 सेकंड में जितना रेडिएशन बाहर आएगा, रेट ऑफ इमिशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एटम सरफेस पे होंगे, उतना ज्यादा रेडिएशन बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इमिशन इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब डबल किया केल्विन में तो जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, वो 16 टाइम्स मिला। इट इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रेट ऑफ इमिशन फॉर ब्लैक बॉडी इज सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4, राइट, where sigma is Stephan constant, whose value is 5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square, Kelvin raised to power 4, ठीक। अब एक बात समझना, ये फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए, मतलब हर ब्लैक बॉडी सेम एरिया और सेम टेम्परेचर पर सेम अमाउंट में रेडिएशन को इमिट। बट व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी बॉडी? ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें तो डेफिनेटली सेम टेम्परेचर और सेम एरिया अगर उसका भी रखा जाए तो उसका रेडिएशन कम मिलेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी जो है वो बैड एब्जॉर्बर है तो बैड इमिटर भी हो, ठीक। तो अभी मैं किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए और ब्लैक बॉडी के लिए रेट ऑफ इमिशन को एक कांस्टेंट से डिनोट कर रहा हूं, एप्सिलॉन, दैट इज इमिसिविटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो जिस सब्सटेंस की इमिसिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है। जिसकी इमिसिविटी कम है वो कम रेडिएशन इमिट करेगा। तो अब मैं लिख सकता हूं जो ऑर्डिनरी बॉडी होगी, ठीक है, वो उसका रेट ऑफ इमिशन क्या होगा? इट इज इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी इनटू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय a black body of same area and same temperature, and definitely जो emissivity है it should be less than or equal to 1, equal to 1 black body के लिए होगी, बाकी सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में सिर्फ 40% ही इमिट कर पाता तो उसका एमिसिविटी क्या हो जाएगा? 0.4। क्या मेरी बात क्लियर है? तो
अगर हमें इसको ऑर्डिनरी बॉडी के लिए यूज करना है इस फॉर्मूले को, तो मॉडिफाई करना होगा, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा जो उसकी इमिसिविटी। ठीक, तो अब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए रेट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4। ठीक है, नाउ एक और चीज का ध्यान रखना, that for any substance emissivity is equal to absorptive power of that substance by Kirchhoff's law, good absorber good emitter। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में 40% एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाता है, तो डेफिनेटली वो 40% एनर्जी ही इमिट करेगा इन कंपैरिजन टू ब्लैक बॉडी। तो बॉडी के लिए उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिविटी, ठीक है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, इस मेटालिक स्फीयर का इमिसिविटी है 0.4। ठीक, इसको हाई टेम्परेचर हम इसका मेंटेन कर रहे हैं थ्रू अ हीटर, एक हीटर लगा दिया जिससे हम इसका हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। से इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं हम 500 केल्विन। ठीक है, सो 100 watt heater is used to maintain the temperature of metallic sphere at 500 Kelvin। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये हीटर इसको हीट दे रहा होगा 100 वॉट से, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल, और गर्म होने के कारण उतना इसने क्या किया? रेडिएट कर दिया, इसीलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो स्फीयर है दैट इज कोटेड विथ ब्लैक पेंट ऑन द सरफेस, ब्लैक पेंट से इसको कोट कर दिया। नाउ इफ वी वांट टू मेंटेन टेम्परेचर एट 500 केल्विन, 500 केल्विन टेम्परेचर अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं, देन व्हाट शुड बी कैपेसिटी ऑफ हीटर? किस पावर का हीटर हमें यूज करना चाहिए इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एट 500 केल्विन? तो फर्क क्या है दोनों में? इट इज ऑर्डिनरी बॉडी, नाउ इट हैज बिकम अ ब्लैक बॉडी। डेफिनेटली एट गिवन टेम्परेचर ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, तो आपको हायर पावर का हीटर चाहिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एंड वी नो दैट हीट by ordinary body to heat by black body is equal to emissivity। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए हीट कितना हो जाएगा? Q by emissivity। तो कितना हीट दे रहे थे आप इसको? 100 वॉट by 0.4, तो 250 वॉट। तो 250 वॉट कैपेसिटी का हीटर चाहिए। अगर आप कम कैपेसिटी का हीटर यूज करते हो तो आप इतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप इमेजिन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। सन इज कंटिन्यूअसली रेडिएटिंग हीट in the surrounding, so there must be a heater inside, there must be a source of energy. That source of energy is nuclear fusion. Now we know, because of that radioactive reaction, nuclear fusion, energy is being created, or we should say the energy is created in the form of electromagnetic radiation, and that radiation is continuously spread out. उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है क्योंकि जितना एनर्जी बन रहा है उतना ही एनर्जी उसने रेडिएट कर दिया।
ठीक है, और इमेजिन कर सकते हो कितने हाई पावर का हीटर लगा है सन के अंदर। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, सोलर कांस्टेंट ऑफ अ प्लैनेट से अर्थ के लिए हम सोलर कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, एस से डिनोट करते हैं। सोलर कांस्टेंट मींस द थर्मल रेडिएशन और थर्मल एनर्जी रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ in 1 second, it is received by unit surface area of earth in 1 second। ठीक है, तो अर्थ कंटिन्यूसली सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रहा है, तो अर्थ का 1 मीटर स्क्वायर सरफेस 1 सेकंड में जितनी एनर्जी को रिसीव करेगा वो अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट हो जाए। ठीक, समझना, इसको हम रिलेट करते हैं। It is sun having radius capital R and surface temperature capital T. So it is continuously emitting radiation in all directions. ठीक है, तो हर तरफ ये रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं। ये रेडिएशन जो है एक स्फीयर के फॉर्म में बाहर की तरफ फैल रहा होगा और इस तरह से फैलते हुए ये अर्थ के पास पहुंच। ठीक है, मान लो अर्थ यहां पे, तो सन के सेंटर से अर्थ की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर कह रहा हूं। ठीक, तो सोलर कांस्टेंट डिफाइन करना है हमें अर्थ के लिए। सबसे पहले हम ये देखें, व्हाट इज रेट ऑफ इमिशन by sun। sun is a perfect black body, so sigma a, एक सरफेस एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर, 3 raised to power 4। रेडिएशन उसने इमिट किया 1 सेकंड में, ये रेडिएशन फैल रहा है और ये रेडिएशन जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे लार्जर एरिया में स्प्रेड हो जाए, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जहां पर अर्थ है, ठीक है, वहां पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कितनी एनर्जी मिल रही होगी वो निकालना है हमें। तो पूरे एरिया में ये रेडिएशन स्प्रेड हो गया, पूरे स्फीयर के एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें इस एनर्जी को तो हमें सोलर कांस्टेंट मिल जाएगा। सोलर कांस्टेंट इज QE बाय 4 पाई r स्क्वायर। वो जो एनर्जी है वो 4 पाई r स्क्वायर एरिया में स्प्रेड हो, तो ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट इज सिग्मा दैट इज सोलर कांस्टेंट। अब सोलर कांस्टेंट तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ 1 सेकंड में यूनिट सरफेस एरिया पे कितना एनर्जी रिसीव कर रहा है इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिग्मा पता है, अर्थ की डिस्टेंस और सन का रेडियस भी पता है हमें, तो इस तरह से हम सन के सरफेस टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज S by sigma raised to power 1 by 4 R by capital R raised to power half Kelvin। So that is surface temperature of sun। ठीक है, इससे जो हमें टेम्परेचर मिलता है इट इज क्लोज टू 6000 केल्विन, थोड़ा कम मिलता है 6000 केल्विन। बाकी और दूसरे एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया टेम्परेचर तो वो ज्यादा मिलता है 6000 से। तो ये डिस्क्रिपेंसी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि सन एक ब्लैक बॉडी है। अगर सन ब्लैक बॉडी नहीं है, थोड़ा बहुत वो भी अगर रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट करता है तो उस केस में यहाँ पर एप्सिलॉन यूज करना होगा, एमिसिविटी, और उसके कारण फाइनली जो टेम्परेचर मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रियल टेम्परेचर जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस टेम्परेचर बिकॉज
सन इज नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, थोड़ा बहुत वो भी एब्जॉर्प्शन, मतलब थोड़ा बहुत वो भी रिफ्लेक्ट करता होगा, ठीक है, बट फिर भी इट इज क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी. Approximately we can find out surface temperature. It is close to 6000 Kelvin. Remember, you can imagine 6000 Kelvin temperature. Everything present on earth, every metal would get melt, then evaporate, and not even evaporate, it would go into plasma state. Okay, so high temperature at surface. That's why it is very difficult for to go near to the sun. Different planets have been explored, but up to now it has not been possible to make a probe which can go near sun, because we don't have a substance or metal which can withstand so high temperature. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. If a hot body is kept in cold surrounding, it would cool down. With time, its temperature would decrease. We have to explain its dynamics, that what is rate of cooling and rate of heat loss. We are assuming that the heat is lost mainly in the form of radiation, though other modes, that is convection and conduction, may be present, but we are ignoring the other modes. We are assuming that the body loses heat only in the form of radiation, right? So this is body. Its surface area is capital A, surface temperature is capital T, Kelvin, right? And its emissivity is epsilon. It is ordinary body, and it is kept in a surrounding whose temperature is T naught Kelvin, and T is greater than T naught. Surrounding is cooler, so the object would absorb less radiation from outside and it would emit greater radiation to outside, right? So there would be loss of heat, and with that cooling occurs, right? So first of all, we estimate rate of incidence Qi, that is amount of energy received by this, not received, incident on the surface of this body, that is Qi. T, the amount of energy incident on body depends on one, outside temperature, that is T naught, surface area of this body. If larger area is exposed to surrounding, large energy would be received. One more thing, we are assuming that the surrounding radiation is black body radiation. There is not a specific body outside which is emitting radiation, but whole sets of body. So we are assuming that the thermal radiation coming from outside is black body radiation. So incident radiation would be sigma E, sigma A, T naught raised to power 4. That is rate of incidence. Now we know that this amount of energy is incident. The whole amount of heat would not be absorbed in the body. Some amount of heat is reflected, some is transmitted. So a part of this incident energy is absorbed by the body. Say rate of absorption by the body is Qa. Then we know that
For object, absorptive power is ratio of absorbed energy to incident energy. So rate of absorption is A into QI, and we know that absorptive power is equal to emissivity, epsilon. So we can write it as QA is equal to epsilon into QI. So rate of absorption is epsilon sigma A T naught raised to power 4. So this much energy is ultimately absorbed by the object in 1 second. Now what is rate of emission? That is energy emitted by the object. We have Stefan Boltzmann law. So emitted radiation is epsilon sigma A T raised to power 4. It depends on temperature of body. As QE is greater than QA, so net heat is lost to the surrounding. That I am calling rate of heat loss. So it is difference of QE and QA. Take the difference. So it comes out epsilon sigma A T raised to power 4 minus T naught raised to power 4. So this is the amount of energy lost by body in 1 second, right? Depends on difference of fourth power of temperature. Now rate of cooling. RC. Rate of cooling is rate at which temperature of body decreases. Don't get confused between rate of cooling and rate of heat loss. Rate of heat loss is amount of heat lost by the body in 1 second, and rate of cooling is amount of temperature decreased in 1 second. Okay, so it is rate at which temperature is decreasing. Now we can relate both these factors. See, if dq amount of heat is removed from the body, its temperature would decrease, and we know that if temperature changes by dt, in that case dq equal to ms dt. We had studied this in calorimetry, del Q equal to ms delta T. So dq amount of heat is removed from the body, dt is change in temperature, temperature decreases, so I put minus sign with temperature. Now rate of heat loss, divide this by dt, divide here also with dt. Now it is rate of heat loss is equal to ms, that is heat capacity, into minus dt by dt, that is rate of cooling. So rate of cooling is equal to rate of heat loss upon ms. Okay. So rate of cooling depends one on the rate of heat loss and other on the mass. ज्यादा मास है तो कूलिंग स्लो होगी, और मास कम है तो कूलिंग फास्ट होगी अगर रेट ऑफ हीट लॉस सेम रखा जाए. एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड मेटल का स्फीयर है, सेम रेडियस का एक हॉलो स्फीयर, दोनों को गर्म करके रख दिया. अब दोनों का रेट ऑफ हीट लॉस देखें तो दोनों का एरिया सेम है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर सेम, सेम मेटल है, तो दोनों का रेट ऑफ हीट लॉस सेम होगा. बट ठंडा जल्दी कौन होगा? सेकेंड वाला स्फीयर, हॉलो स्फीयर, बिकॉज इट हैज लेस मास. लेस मास मीन्स रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टर, इट वुड कूल फास्टर.